नमस्कार साथियों, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने जो आपकी पिछली क्लास ली है उसके बाद आप सभी ने नाश्ता कर लिया होगा, खाना वाना खा लिए होंगे, ठीक है। और अब दूसरी क्लास पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। सबसे मेन सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था इसको कह सकते हैं आप, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आप इसको, और इसको आप अर्थशास्त्र, वैसे इसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमी इसको कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। देखिएगा, सबसे आल सब्जेक्ट में से सबसे जो ज्यादा सवाल जहां से बनते हैं और जहां से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है व्यक्ति का, वो है अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर समझ में आ गया ना, तो जीरो से हीरो तक बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जीरो से हीरो बनने में ज्यादा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमी जो सिस्टम है ना, इंडिया का देख लो या वर्ल्ड का देख लो या कहीं का भी देख लो, इकोनॉमी सिस्टम अगर आपके हाथ में है ना, तो पूरी दुनिया आपके पीछे है। और इकोनॉमी आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के पीछे आप है, ठीक है। तो यही फंडा है और इसी को समझना है। दैनिक जीवन में इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र हमारे हाथ में लेना है। अर्थशास्त्र को किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोगी होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जीवन के बारे में नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा संपूर्ण जिले के बारे में, संपूर्ण राज्य के बारे में, संपूर्ण देश के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे, और संपूर्ण विश्व वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक व्यक्ति के लिए यानी कि अपने जीवन के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। वो तो फिर आपको मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना लोग, ठीक है, उनके पास जाना पड़ेगा। जो बिजनेस कोच होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा अपने आप का डेवलप करने के लिए, अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर तो किसको डेवलप करना है? प्रशासनिक अधिकारी। अपने आप का व्यक्तिगत जीवन यानी कि अपने आप को जागरूक करना है। यहाँ पर तो अपने आप को साबित करना है कि मैं मेरे जिले के लिए ये कर सकता हूँ, मैं मेरे राज्य के लिए ये कर सकता हूँ, मेरे देश के लिए ये कर सकता हूँ। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था, यानी कि दो चैप्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। अगर आप बात करें मोटे तौर पर, अगर आप बात करें तो इसके दो चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं इसको, विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था से ताल्लुक है, इसमें एक सीधा सा फंडा आपको निकालना है। विश्व की अर्थव्यवस्था से क्या ताल्लुक है कि विश्व में, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में इतना सवाल नहीं पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा आपको, हो सकता है आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध में पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उनके बारे में पूछ ले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध पूछ ले, व्यापार आपसे पूछ ले, ठीक है। इस प्रकार का जो इकोनॉमी, कृषि में आपको सिस्टम पूछ ले। यानी कि सबसे पहले इसको दो भागों में अगर हम बांटेंगे तो विश्व के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। विश्व के बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी के अंदर जो है विश्व के अंदर से सवाल नहीं बन रहे। पिछले विगत के कई वर्षों के मैंने पेपर देखे हैं और सिलेबस में भी उतना नहीं है, जितना है वो उसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि भारत का जो अर्थशास्त्र है उसी में उसने कवर कर दिया है। वैसे विश्व के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है, जिनके अहम बातें हैं वो मैं यहाँ पर चर्चा करता रहूंगा कि ये विश्व से रिलेटेड है, ठीक है। विश्व से रिलेटेड ज्यादातर करंट मुद्दे पूछता है वो, जो करंट मुद्दे हम इसी में जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका एक अहम टॉपिक है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, यही टॉपिक है और इसी को पढ़ना है। और बहुत सारे टॉपिकों में पढ़ना है, कम से कम 21 टॉपिक है, 21 चैप्टर है इसके, 21 तो केवल टॉपिक है। उसके बावजूद उसका विश्लेषण करके अंदर से अध्ययन करने का तो आप खुद सोचेंगे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, सबसे पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था का परिचय जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है भाई, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या जानेंगे, सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय जानते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका टॉपिक है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद में वर्दी के बारे में जानेंगे, ठीक है, वर्दी, विकास, ठीक है, वर्दी, विकास और खुशहाली के बारे में, एवं खुशहाली, ठीक है, खुशहाली, देश की खुशहाली के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में तीसरा टॉपिक आपका क्या आता है,
इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कहां से हुआ, यानी कि जन्म कहां से होता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कहां से हुआ। ठीक है, उद्भव के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपका, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक नियोजन यानी कि क्या क्या हम आयाम ला सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। आर्थिक नियोजनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला टॉपिक है आपका, जिसके अंदर आप अध्ययन करोगे भारत के नियोजन। ठीक है, भारत के नियोजन, आर्थिक नियोजन में हम विश्व लेवल की पढ़ेंगे। ठीक है, डब्ल्यू विश्व लेवल की, जहां पर डब्ल्यू लगाओ समझ जाना विश्व लेवल की है। ठीक है, और यहाँ पर जो भारत का जो नियोजन है, भारत की नियोजन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जितनी भी नियोजन योजनाएं हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपका, जिसमें आप पढ़ेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के बारे में भी आपको पढ़ना है। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए भारत सरकार की तरफ से। अभी वर्तमान समय की तो आपकी जीडीपी भी गिर चुकी है। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है अभी, कृषि यानी कि किसान। आपकी जीडीपी बढ़ाने में, इकोनॉमी सिस्टम को बनाए रखने में सबसे ज्यादा यूजफुली और योगदान कौन दे रहा है, व्यापार और किसान। पहले भी यही था। ठीक है, वर्तमान समय में भी किसान ने केवल आपकी 3% लाज बचाई है। 3% नहीं तो 3% और माइनस में चले जाते हैं, तो दुनिया को, विश्व को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते अपन। ठीक है, लेकिन भला हो किनका, किसान परिवारों को, जहां से हमारा जन्म होता है, जहां से अपन है। ठीक है, इसके बाद में मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, यही होता है। ये देखिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जो होती है, और व्यापार चक्र, व्यापार चक्र के बारे में आप समझे हैं, यही होता है। इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र। इसको अगर आप समझ गए तो ये बैंकिंग प्रणाली पर निर्धारित करता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है बाजारों में, कैसे घट जाती है महंगाई, यानी कि पैसा कहां चला जाता है। ये जो बैंक होते हैं ना, जो बाहरी बैंक होते हैं, एसबीआई आपका, आईसीआई बैंक की जितने भी बैंक है ना, बड़ौदा बैंक हो गया, सब बैंक हो गए ना, इनका मतलब आप समझते हैं नहीं। ये जो रिजर्व जो बैंक है ना आपका, जिससे आप नोट लेते हैं, नोट के ऊपर जो लिखा होता है ना रिजर्व बैंक, ठीक है, वही बैंक है जो कि महंगाई घटाता है और बढ़ाता है। यानी कि वो पैसे को रोक लेता है तो क्या हो जाती है बाजार में, शॉर्टेज, तो क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, घटती है। ये सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी तक आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, व्यापार नीति के बारे में। इसके बाद में आपकी कृषि और खाद्य प्रबंध, ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। कृषि एवं खाद्य प्रतिबंध, ठीक है, खाद्य प्रबंध, सॉरी प्रबंध है, खाद्य प्रबंधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रतिबंध का मतलब और होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका उद्योग और विनिर्माण, उद्योग एवं विनिर्माणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे भाई। ये भी बहुत योगदान देता है भारत की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आपका 10वां टॉपिक क्या है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेवा क्षेत्रों के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और आपका 11वां टॉपिक है, ठीक है, 12वां 13वां, यानी कि ये आगे के जितने भी टॉपिक है उसके बारे में आपको बताता चलता हूं। भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में, भारतीय वित्तीय बाजार, समझ गए। वित्तीय बाजार का मतलब क्या होता है नहीं समझे होंगे, लेकिन आप समझना पड़ेगा आगे। ठीक है, भारतीय वित्तीय बाजार हो गया। ठीक है, भारत की बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग सेवा आप बोल सकते हैं। ठीक है, भारतीय बैंकिंग सेवाएं इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में 13वां टॉपिक आपका क्या है, भारत के बीमा योजना, जितनी भी भारत के अंदर आज तक जितनी भी भारतीय बीमा योजना जितनी भी चली है उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, लोगों से 100 रुपए या 500 रुपए या 600 रुपए महीने क्यों लेते थे, साल के 1800 रुपए 2000 रुपए क्यों लेती थी सरकार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका भारत देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने में बहुत योगदान था। तो इस प्रकार की जो योजनाएं थी, जितनी भी योजनाएं चलाई गई है ना, भारतीय जीवन बीमा, ठीक है, बैंकों से रिलेटेड, आपका वाहनों से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, सभी के लिए आज के समय में अगर अपन बात करें तो सभी के संदर्भ में क्या चलती है, बीमा योजनाएं चलती है। आपका बैंक में अगर अकाउंट है ना तो वहां पर भी भारतीय बीमा योजना चला रखा है भारत ने।
ठीक है, अभी भारतीय नई नीति लागू हुई थी ना, आपको पता हो तो, ठीक है, 2014 बाद में ये सिस्टम आया है कि भारत के जो बैंक है उनकी पूंजी जमा कराने के लिए भारत के जो बैंक है उन्होंने क्या किया, बीमा करना प्रारंभ कर दिया, मात्र 12 रुपए महीने में, ठीक है, यानी कि एक महीने का 1 रुपया कटेगा आपका, 1 रुपया कटेगा, यानी कि 12 रुपए सालाना, वर्ष, सॉरी, है ना, 12 रुपए एक वर्ष के कटेंगे, ठीक है, इस प्रकार से नियम बना दिया। कभी 24 रुपए कटेंगे, तो इन प्रकार की जो बीमाएं होती है उसके बाद में आपकी जैसे ही यानी कि अकाल निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उसके बाद में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो मिलते हैं वो इस प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें मैं आपको बहुत गहराई से समझा दूंगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। भारतीय बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में भारत की प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार का मतलब समझते हैं? नहीं, देखिए भारत के प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजारों का मतलब होता है कि आवश्यक दैनिक आवश्यक चीजों की पूर्ति करते हैं, यानी कि आपके फुटकर वगैरह वगैरह जो होते हैं। अभी आपको पता हो तो 2005 के अंदर एक नियम लगाया गया था सरकार के द्वारा, जो फुटकर जो व्यापारी थे तो चीजें बेचते हैं, यानी कि जो ठेला वगैरह वगैरह जो लगाते हैं ना अभी, ठीक है, ऑट बाजार वगैरह वगैरह, तो सार्वजनिक स्थानों को साफ सफाई रखने के लिए उनको प्रतिबंध लगा दिया गया था उन पर कि ये सामान नहीं बेच सकते। तो पूरा देश किस पर आ गया था? पूरे देश सड़कों पर आ गया था। जब ये अभी वर्तमान समय में जो किसानों का जो मुद्दा है ना, उसी प्रकार से पूरा देश सड़कों पर आ गया था उनके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा देश की अधिकतम आर्थिक विकास जो चलती है ना, अर्थव्यवस्था और आवश्यकतामंद जो चीजें की पूर्ति होती है वो हमारे फुटकर व्यापारियों द्वारा ही होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट ने जो लागू करते हैं नियम, उनके बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। उसके बाद में विदेशी क्षेत्र, भारत के विदेशी क्षेत्र, ठीक है, भारत के विदेशी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, यानी कि उसके बाद में विदेशी क्षेत्रों से आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसा आपका पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल आपके भारत से खूब व्यापार संबंध करता है, आपके भारतीयों को खूब सर्दी में कपड़े बेचता है, ठीक है। अभी तो भारत और नेपाल का संबंध थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वहां की जो सेना है उसको अनुमति नहीं दे रही चीन के खिलाफ लड़ने की, इस प्रकार की कोई कई समस्याएं आ रही है। उसके बारे में करंट मुद्दे में जब मैं बात करूंगा तो आपको बहुत समझा दूंगा, खोल के सब चीजें बता दूंगा, है ना। लेकिन जो भारत है उसके विदेश नीति का मतलब यही होता है कि जो वो लोग होते हैं, जिस प्रकार से नेपाल के लोग होते हैं, वो आपके सर्दी में काफी कपड़े बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इकोनॉमी का क्या होता है, भाग में आता है। इकोनॉमी यहाँ से बढ़ती है या घटती है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत, अंतरराष्ट्रीय मेन टॉपिक है आपका, विश्व के लेवल का है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन एवं भारत का जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में ये वर्ल्ड लेवल का टॉपिक है, और जो विश्व की जो भूगोल है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी हमने इसमें ही सामंजस्य कर दिया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत का कर संरचना, भारत की जो कर संरचना है, इनकी जो टैक्स वसूली की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की कर संरचना यानी कि कर यानी कि टैक्स, ठीक है, टैक्स किस प्रकार से आपसे वसूला जाए, इस चीज पर काम करती है सरकार, ठीक है, क्योंकि सरकार चलानी है ना, इतने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आप बैठेंगे तो आपको सैलरी भी तो देनी है, तो इन सब के लिए क्या करती है सरकार, टैक्स लेती है। टैक्स किस किस रूप में लेती है वो सरकार निर्धारित करती रहती है, किस प्रकार से खाद्य सामग्री पर कितना % लेना है, ठीक है, खाद्य जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उन पर कितना % लेना है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उससे ज्यादा आवश्यकता किसकी हो गई लोगों को, नशीले पदार्थों की। जैसे कि आप सभी ने लॉकडाउन का उदाहरण आपने देखा होगा, लॉकडाउन में हालत कैसी थी लोगों की, जो नशा करते हैं वो लोग, यानी कि शराब, तंबाकू, गुटखा, इन सब चीजों का, अफीम, गांजा वगैरह वगैरह जितना भी सेवन करते हैं ना, वो सब चीज हिल गया था, यानी पूरा भारत देश की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। इसी कारण से हिल गई थी, इस वजह से शराब के यानी कि आपकी किताबों की अनुमति नहीं दी थी सरकार ने, लेकिन वाइन शॉपों को अनुमति दे दी थी सबसे पहले। ये एक बहुत अहम मुद्दा उठाया था फिर विद्यार्थियों ने, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा तो, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी फिर सड़कों पर आना प्रारंभ होने के लिए तैयार हो गए थे कि हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, हमारे लिए किताबें नहीं है, और हमारे जो पिता है, जो हमारे बड़े भाई है, यानी कि जिनको शराब की लत लग चुकी है, उन लोगों को आप शराब वितरण कर रहे हो और हमारे लिए किताबें और पुस्तकें और एग्जाम में उपलब्ध नहीं करवा रहे आप लोग। तो ये क्या सिस्टम है सरकार का, ठीक है। आप खुद भी जिम्मेदार है इस चीज के, और मैं खुद भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि अपन सवाल नहीं पूछ सकते
और अपने पास एक जवाब होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपन सरकार को सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो इकोनॉमी जो सिस्टम था वो किस वजह से बिगड़ गया था? आपके लॉकडाउन की वजह से। और लॉकडाउन के अंदर किन चीजों को प्रारंभ कर रखी थी सरकार ने? जो तंबाकू वगैरह वगैरह इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इससे सरकार को जब नुकसान लगा तो सरकार को पता चला कि इन चीजों को बंद नहीं कर सकते समाज में, ठीक है। सरकार ने कोशिश की इस चीज पर कि केंद्र सरकार जो है उसने कोशिश की है कि तंबाकू पर रोक लगाई जाए, शराब पर रोक लगाई जाए, क्योंकि समाज के लिए हानिकारक है। तो जब उन्होंने रोक के देखा तो लॉकडाउन के अंदर 1 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था हिल गई। तो पता चला कि इसको रोकना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, यानी कि भारत कई साल पीछे जा सकता है, जीडीपी और ज्यादा गिर सकती है। इसलिए सरकार को डर लगा, इसलिए उसको वापस प्रारंभ करवा दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे भारत की कर संरचनाओं के अंदर, ठीक है। वर्तमान समय के उदाहरण देके समझाऊंगा बहुत अच्छे से, आप चिंता मत करना, ठीक है। भारत की कर संरचना आपने पढ़ ली। भारत के लोक वित्त, भारत का क्या है? लोक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। लोक वित्त आयाम यानी कि पैसों का जुगाड़ कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद में धारणा एवं जलवायु परिवर्तन, भारत एवं विश्व की धारणा एवं जलवायु, विश्व एवं भारत, विश्व एवं भारत। कुछ विद्यार्थियों को तो लग रहा है कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे कहीं सर, ज्योग्राफी नहीं है ये टॉपिक, किसका आता है? अर्थशास्त्र का आता है। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे कि ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे तो लगेगा इकोनॉमी का सवाल है, और इकोनॉमी में पूछा जाएगा तो लगेगा ज्योग्राफी का सवाल आ गया। तो इसलिए कह रहा हूं दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, और यही नीति में आपको सिखाने वाला हूं आगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो आपका भारत का मानव विकास, भारतीय मानव विकास, भारतीय मानव विकास, ठीक है। भारतीय मानव विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दे, ज्वलंत यानी कि जलते हुए नहीं, करंट मुद्दे यानी कि जो भी समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे जो कि क्या, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन? करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आर्थिक मुद्दों पर, आर्थिक जो मुद्दे हैं ना करंट अफेयर्स के, उन पर बात करेंगे। इकोनॉमी का जो आर्थिक मुद्दे हैं करंट अफेयर्स पर, उन पर हम इन सवालों पर हम बात करेंगे। लास्ट का टॉपिक है आपका, ठीक है, ज्वलंत सामाजिक मुद्दे, यानी कि इन सब चीजों को मैं आपको, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि इन सब चीजों को कन्वर्ट करके पढ़ना है। ज्योग्राफी क्लास में मैंने आपको समझाया था, पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको समझाया था कि करंट अफेयर्स को साथ के साथ कंप्लीट करेंगे इसी में, ठीक है। यानी कि 150 शब्दों में आंसर मांगेगा सामने वाला, 150 शब्दों में जब आंसर मांगेगा ना तो 100 शब्द तो आपको पीछे वाले यानी कि बैकग्राउंड लिखना है इसमें, या हो सकता है 75% आपको बैकग्राउंड लिखना हो पीछे का, ठीक है। तो वो भी पढ़ना जरूरी है। और 75% अगर करंट अफेयर से, बिल्कुल करंट अफेयर से अगर उसने मुद्दा दिया है तो समझ जाइएगा 75% ही मांग रहा है केवल, ठीक है। और अगर इतिहास से संबंधित यानी कि प्राचीन से, अगर वो प्राचीन समय का भी अगर उसमें वर्णन करवाना चाह रहा है तो समझ जाइएगा केवल 100% वहीं का मांग रहा है, और 50% करंट अफेयर्स का मांग रहा है अपन से, ठीक है। और वैसे अगर वो करंट अफेयर्स का साफ साफ मुद्दा देता है तो इसमें आप समझ जाइए मात्र 75% भूमिका रहनी चाहिए, किसकी? पीछे के बैकग्राउंड की। बाकी 75% वर्तमान समय की बात की होनी चाहिए, बात की जानी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के सवाल पूछते हैं। जब अपन टेस्ट सीरीज जारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा किस प्रकार के सवाल बनते हैं, करंट अफेयर्स वाले कौन से सवाल होते हैं, और जो प्राचीन यानी कि जो पहले का जो समय होता है, ठीक है, वो किस प्रकार के सवाल होते हैं। इन सब चीजों पर मैं बहुत विस्तार से आपको समझा दूंगा। तो आप सभी बिल्कुल चिंता ना करें, और इसी के साथ में आपकी क्लास की समाप्ति करते हैं। ये देखिए कितने टॉपिक हो गए आपके? 21 टॉपिक है। इकोनॉमी के अंदर 21 टॉपिक अध्ययन करने हैं हमें। अब आप समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ने के अंदर हमें 21 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अंदर आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाता है कि जो साइंस है ना, फेलियर जो साइंस, फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस फेल हो गई है ना, उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहा गया है, ठीक है। इसकी परिभाषा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कुछ लोग कहा करते हैं कि जो साइंस है ना, विज्ञान का फेल रूप जो होता है वो अर्थशास्त्र होती है, ठीक है ना। जहां पर साइंस फेल हो जाती है वहां पर अर्थशास्त्र काम करती है। समझ रहे हो ना इसका मुद्दा क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां पर
साइंस, ठीक है, यानी कि विज्ञान फेल हो जाती है तो वहां पर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी काम करने लग जाती है फिर, ठीक है। और जहां पर इकोनॉमी फ्री हो जाती है वहां पर कौन करेगा काम फिर? ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी काम करेगी फिर। देखिए एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए साथ के साथ। चलिए लिखिए, आप सभी नोट्स बनाते चले। नोट्सों के अंदर ये पेज फर्स्ट, ये पेज आपके टेबल पर होना चाहिए, हमेशा आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। ये सब टॉपिक आपको याद होने चाहिए जब भी आप पढ़ें। इसका मतलब क्या होता है कि आप सामने क्यों रखेंगे इसको? सामने इसलिए रखेंगे क्योंकि आप में से इसको सब चीजों पर आपकी नजर रहेगी। हमेशा आपको याद रहेगा कि यार खुशहाली क्या होती है, विकास क्या होता है, अर्थव्यवस्था का उद्भव कहां से हुआ था, नियोजन क्या होती है, आर्थिक नियोजन। कभी आप अखबार पढ़ रहे हैं, कहीं पर आप न्यूज सुन रहे हैं, कहीं पर आपने नाम सुन लिया, अखबार में देखा यार आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन के बारे में शायद अपने टॉपिक है, तो वहीं से पढ़ लिया, आर्थिक नियोजन के बारे में 2 शब्दों की जानकारी मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि आपको इस चीज के पता था, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अखबार बहुत सारे आते हैं, आप कचौरी खा रहे हैं, कहीं पर पतासी खा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर कोई भी चीज खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो देखा अखबार के अंदर ला गया आर्थिक नियोजन। कहाँ आ गया? आर्थिक नियोजन आ गया, मुद्रास्फीति व्यापार आ गया, ठीक है, खादी प्रबंध आ गया, उद्योगों का विकास आ गया, सेवा क्षेत्र आ गया, तो वहीं से 2 शब्द तैयार हो गए। तो इस प्रकार से तैयार करना है, यानी कि टेबल कुर्सी पर बैठ के ही काम नहीं करना है, फील्ड में उतर के, यानी कि मानसिक रूप से फील्ड में भी उतरना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को इकट्ठे करते चले आप, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आपके वर्दी, विकास और खुशहाली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग होते हैं उनकी वर्दी कैसे होगी, विकास कैसे होगा और खुशहाल कैसे रहेंगे वो लोग। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के उद्भवों के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड यानी कि विश्व के बारे में आर्थिक नियोजन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, भारत की नियोजन योजना पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में क्या सुधार किए जाने चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मुद्रास्फीति यानी कि व्यापार का जो चक्र होता है, ठीक है, यानी कि 2 रुपए में वस्तु खरीद कर 4 रुपए में बेचना और 4 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचना, 6 से 8 में बेचना, और कस्टमर तक है यानी कि जिस व्यक्ति ने अपन को बेची है उसी को वापस तक जाते जाते 10 रुपए की हो जानी चाहिए। 2 रुपए की चीज 10 रुपए की उस व्यक्ति के पास वापस जानी चाहिए, तभी तो बाकी के जो व्यापारी लोग होते हैं उनको मुनाफा होगा और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, जो व्यापारी लोग हैं ना उनके घर भर जाएंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं होने वाला। और जो गरीब किसान जो उसको उत्पादित कर रहा है उसके पास ही वो पहुंच रही है वापस है, यानी कि मजदूर के पास पहुंचेगी तो 10 रुपए किलो। 2 रुपए की चीज आप 2 रुपए किलो टमाटर बेचेंगे ना बाजार में, तो 10 रुपए किलो पहुंचेंगे, तो उसका क्या कहलाएंगे? व्यापार चक्र होता है। वो व्यापार चक्र के माध्यम से वो 10 रुपए हो जाते हैं उसके रेट, ठीक है। और जो 10 रुपए रेट हो जाएगी वो कहीं जाएगी? वापस उसी किसान के पास आ जाएगी, ठीक है। यानी कि एक जगह से एक गांव के किसान ने अगर टमाटर पैदा कर लिए तो दूसरे गांव में थोड़ी टमाटर है, दूसरे गांव के लोगों को तो टमाटर खाना है ना, तो टोमेटो खाएंगे तो रेट बढ़ेगी, और रेट जब बढ़ेगी तो यानी कि कहां से, किस प्रकार से? एक छोटे से कस्बे से आएगी, छोटे से कस्बे में एक नगर में जाएगी, नगर से एक शहर में जाएगी, शहर की मंडी से एक बड़ी मंडी में जाएगी, बड़ी मंडी में से दूसरे राज्य में तक ट्रांसफर हो जाएगी। वो चीज दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाएगी तो उसकी रेट दुगनी हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? व्यापार चक्र कहलाता है। व्यापार चक्र होता है बेटा ये, ठीक है, समझ में आ गई? मुद्रास्फीति या व्यापार चक्र इसको कहा जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्राएं यानी कि धन बढ़ाना, पैसे कमाना, ठीक है। उसके बाद में आपका कृषि एवं खाद्य प्रबंध पर भी बात करेंगे अपन कि कृषि और खाद्य प्रबंध में कैसे सुधार किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में, मतलब कैसे कमा सकते हैं। इसमें किसान के बारे में बात करेंगे कि किसान भी किस प्रकार से अगर इकोनॉमी बढ़ा सकता है कि अपनी, इसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उद्योग और विनिर्माण जो सेवाएं होती है, विनिर्माण यानी कि उद्योग जो आपके चल रहे हैं और विनिर्माण जो भी क्षेत्र हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट है सेवाएं, सेवा क्षेत्र। सेवा में यानी कि आप किसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं तो, ठीक है, आप दुकानदार की सेवा दे सकते हैं, ठीक है, शिक्षा के रूप में आप सेवा दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो सेवाएं होती है। उसके बाद में भारतीय वित्तीय बाजारों के बारे में, उसके बारे में समझेंगे। भारतीय बैंकिंग सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, बैंक किस प्रकार से पैसे लेते हैं, किस प्रकार से लोन देते हैं अपन को, ठीक है, कितना ब्याज अपन से काटते हैं। बैंक में जो एसी में जो लोग बैठे हैं उनको किस वजह से बैठते हैं, वो इसी वजह से बैठते हैं। इसी बैंकिंग सिस्टम में मैं आपको समझाऊंगा कि वो लोग वहां पर क्यों बैठे हैं और आप लोग धूप में काम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उन्होंने इसको समझ लिया है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को समझा है उन्होंने, और आपने अभी तक इकोनॉमी नहीं समझ में आई, इसलिए आप धूप में हैं और वो कहां पर है? एसी में बैठे हुए हैं। और जब आप बैंक में एंट्री करवाने जाएंगे तो आपको 2 गाली और सुनाएंगे, साथ में 2 डांट और सुनाएंगे और कहेंगे नहीं है, कल आना, आज नहीं, परसों आना, ठीक है।
तो उतनी हिम्मत कहां से आ गई उन लोगों में, जबकि आपको क्या है, भारतीय बैंकिंग सेवा। अब आप यहां से पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग सेवा कहां से शुरू होती है। भारतीय बैंकिंग सेवा की अगर अपन बात करें तो किसान परिवार से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद में ये जितना हक पैसों पर, जितना हक बैंक का होता है ना, उतना ही हक आपका होता है, ठीक है। बैंक भी अपनी तरह प्राइवेट व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व तो होता है एक, वो भी व्यक्ति होता है, वो भी एक लीडरशिप करता है बाकी, ठीक है। समझ में आ रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको भी पैसा देता है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए पैसे आपके पास रहे, रिजर्व बैंक के लिए आपके पास रहे, या वो बैंकों में रहे या वो कहीं भी रहे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए कीमत है, उसके लिए उन्होंने आपके लिए भेजा है, ठीक है। तो इसी का ये लोग यूज करके इसमें बैठते हैं और आप ही को डांट सुनाते रहते हैं, ठीक है। चलिए इसको बारे में सब समझा दूंगा, आगे से कभी जो बैंकिंग जो अधिकारी होता है उसकी डांट नहीं खानी है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय बीमा योजनाओं के बारे में अध्ययन करना है। भारतीय बीमा योजनाएं जो 2-2 रुपए तक भी लेती है, 1 रुपया महीना भी काटती है बैंकों में से। क्यों काटती है, इससे क्या फायदा होता है, अपने को तो कोई फायदा नहीं दिखता, लेकिन उनको क्या फायदा होता है। अब आप देखिए, उससे ये फायदा होता है कि अगर 30,000 व्यक्तियों का खाता है तो कितने पैसे जमा हो गए, 30 लाख व्यक्तियों का खाता है तो कितना पैसा जमा हो गया, तो बैंकों का खर्चा और वो जो एसी में अधिकारी बैठे हैं उनका खर्चा आराम से चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भारतीय प्रतिभूति बाजारों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की विदेशी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन और भारत का क्या संबंध है, यानी कि भारत का अंतरराष्ट्रीय संबंध में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का ये संबंध रखता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के कर संरचना यानी कि टैक्स किस प्रकार से वसूल करते हैं हमारे से, इस सब प्रक्रिया को भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में भारत की लोक वित्तीय आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में भारतीय मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में धारणाएं एवं जलवायु और विश्व भारत के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 टॉपिक आपके, धारणाएं एवं जलवायु और विश्व का भारत है, विश्व और भारत के जलवायु के बारे में यहाँ पर सवाल आया है। यहाँ पर एक सवाल आया, भारतीय मानव सूचकांक विकास या सूचकांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक किसके हैं, ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद में ज्वलंत मुद्दे सामाजिक यानी कि करंट अफेयर्स, जिसमें आपके आर्थिक मुद्दे जितने भी आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब मेरा गला दुखने लग गया तो अब क्लास को बंद करें। क्लास की समाप्ति हो गई, ठीक है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का परिचय, इसके टॉपिक में आपको कल समझाऊंगा और उसके बाद में परसों से क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये सब चीजें आप नोट्स क्लियर करते चले, साथ के साथ नोट्स लिखिए और चेक करवाते रहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितना भी सिलेबस मैंने लिखवाया है, आज की जितनी भी क्लासें हुई है उनमें जितना भी सिलेबस आपको मिला है उसको आपके सामने होना चाहिए, वो 24 घंटे आपके सामने रहना चाहिए। आपके सामने जब तक रहेगा तब तक आपको उस चीजों में से आपको याद रहेगा वो, या फिर आपको प्रत्येक टॉपिक याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी बात अगर उससे रिलेटेड सुनी जाती है या देखते हैं या पढ़ते हैं या कहीं भी कुछ भी मिलता है तो उसको आपको दिमाग में बिठाना है। हाँ, 2 लाइन यहाँ से ऐड करनी है तो 2 लाइन डायरी में आके ऐड कर देना है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दा है, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना और क्लास की समाप्ति करते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार अपना नाम कमेंट कर दें और तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अपना सभी नाम कमेंट करें और तब तक के लिए अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।